डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली भारंबे। मैं एनाटॉमी गए 25 साल से सिखा रही हूँ। मुझे एनाटॉमी सिखाना बहुत पसंद है और बच्चों का कहना है कि मैं अच्छे से सिखाती भी हूँ। लेकिन ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है जब मैं एनाटॉमी हिंदी में सिखा रही हूँ। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है जिसमें हम सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो फिर हम जो ह्यूमन बॉडी है जिसकी खुद की कोई भाषा नहीं होती है, उसे हिंदी में क्यों नहीं सीख सकते। आज तो आपके करिकुलम के बुक्स भी हिंदी में आ गए हैं, तो मुझे चाहिए कि हम लोग हिंदी में ढंग से हर टॉपिक को समझ लें। तो अगर ये मेरा अटेम्प्ट आपको मदद कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बोलिए, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में लेक्चर्स ले पाऊँ। ओके, सो चलो चलते हैं हिप जॉइंट 2, जिसका अर्थ ये है कि हिप जॉइंट 1 हो चुका है। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हमने हिप जॉइंट 1 में कवर किया है कि हिप जॉइंट का कोई अलग नाम होता है क्या, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से किया जाता है क्लासिफाई एक जॉइंट, बोन्स कौन से होते हैं, लिगामेंट्स कौन से होते हैं और उन लिगामेंट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सारा हमने लेक्चर 1 में किया है। अब आज हम सीखेंगे कि हिप जॉइंट्स के रिलेशंस क्या होते हैं। ओके, मूवमेंट्स, मसल्स ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी, ये आज का सफ़र होगा। तो चलो हिप जॉइंट 2। रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर के लिए बैठेंगे तब एक हिप बोन और एक फीमर लेके बैठो। ऑब्वियसली दोनों एक ही साइड के होने चाहिए, अलग अलग साइड के मत लो प्लीज़। तो चलो चलते हैं हिप जॉइंट 2। ओके, तो अभी एक अजीब सा डायग्राम नज़र आ रहा है, इसे ना आप आपके बॉडी में महसूस करो, रियली आप इसे महसूस करो। ये है आपका एस्टेबिलम और इसके साथ आपका फीमर आर्टिकुलेट हो रहा है। अब आप सोचिए कि इसके आगे आपके कौन से मसल्स होते हैं। आंखें बंद करो क्षण के लिए और सोचो, आपने फीमोरल ट्रायंगल में कौन से मसल्स देखे थे। सार्टोरियस देखा था, इलियाकस देखा था, सोआस देखा था, पेक्टिनियस देखा था, करेक्ट। सो ये सारे मसल्स हैं जो हमें हिप जॉइंट के एंटीरियरली मिलते हैं। इनके साथ आपने एक नर्व आर्टरी वेन भी देखी थी, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन। तो ये सारे एंटीरियर रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट बन जाते हैं। ओके, इसी तरह से अब आप मीडियली जाओ। ओके, तो मीडियल कंपार्टमेंट मसल्स याद है, तो आपने देखा था ऑब्चुरेटर नर्व, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एडक्टर, लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, आगे से पीछे, ग्रेसिलिस, ये सारे हो जाते हैं मीडियल रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट। अब जाइए पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली। आपको याद है आपने ग्लूटियल रीजन का डिसेक्शन किया, पहले ग्लूटियस मैक्सिमस देखा, उसके नीचे मीडियस, पायरिफॉर्मिस, जेमिलाई एंड सो ऑन, ये सारे मसल्स और सबसे डीप हैमस्ट्रिंग्स, ये सारे मसल्स पोस्टीरियर रिलेशंस हो जाते हैं हिप जॉइंट के। अब आप ऊपर जाके देखिए, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस ऊपर से आके ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर को अटैच होते हैं, तो ये हैं सुपीरियर रिलेशंस। इस तरह से रिलेशंस आपको इमेजिन करके लिखने होते हैं। रिलेशंस कोई मग करने वाली चीज़ नहीं है कि आप बैठ के रट्टा लगाओ, ओनली अ गधा कैन डू दिस। प्लीज़ ऐसे सब इडियोटिक पढ़ाई नहीं करने का। पढ़ाई वो करो जिससे आपको कुछ ज्ञान मिले। तो आगे मेरा फीमोरल ट्रायंगल है, उसके सारे कंटेंट्स एंटीरियर रिलेशन, पीछे मेरा ग्लूटियल रीजन है, उसके सारे कंटेंट्स पोस्टीरियर रिलेशन, मीडियली मेरा मीडियल कंपार्टमेंट है, उसके कंटेंट्स मेरा मीडियल रिलेशन, तब जाके इस नॉलेज का कोई अर्थ बनता है। ओके, सो ये हो गए आपके रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सीखना है मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट। उसके लिए हिप बोन एंड फीमर हाथ में लीजिए सब लोग और इन्हें आर्टिकुलेट करके रेडी रहो। हाँ, अब इस जॉइंट को हम बोन को आगे लेके जाएंगे, दिस इज फ्लेक्शन। इसी बोन को पीछे लेके जाएंगे तो दिस इज एक्सटेंशन। अब इस बोन को हम इन द प्लेन ऑफ द बॉडी यूं हिलाएंगे, इसे कहते हैं एब्डक्शन। रिमेंबर, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। एंड इसे इन द प्लेन ऑफ द बॉडी मीडियली लेके जाएंगे तो इसे कहते हैं एडक्शन। ओके, अब आप सोचिए इस फीमर को
यूं आप रोटेट करो, ग्रेटर ट्रोकैंटर को आगे की तरफ लेके जाओ, ये हो गया मीडियल रोटेशन। इसी ग्रेटर ट्रोकैंटर को पीछे की तरफ लेके जाओ, ये हो गया लैटरल रोटेशन। फिर से करेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन इन द प्लेन, एडक्शन इन द प्लेन। आगे लेके जाओ ग्रेटर ट्रोकैंटर, ओके, मीडियल रोटेशन, पीछे लेके जाओ ग्रेटर ट्रोकैंटर, लैटरल रोटेशन। ये हैं बहुत सिंपल मूवमेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट। इसे कोई भी ग्रेट दिमाग की ज़रूरत नहीं है, इसे पेपर में लिखना बहुत आसान होता है, लिखिए तो, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से मसल्स ने ये मूवमेंट्स कराया, इसके लिए हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है। चलो रख दो बोन्स एंड चलते, विच मसल्स ब्रिंग अबाउट दीज मूवमेंट्स। चलो, इसके लिए ना कॉमन सेंस अगेन, हिप जॉइंट के जो मसल्स आगे होते हैं वो फ्लेक्स करते हैं, पीछे होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं, मीडियली होते हैं वो एडक्ट करते हैं, लैटरली होते हैं वो एबडक्ट करते हैं। बहुत सिंपल, ओके। इतनी सादी सीधी सी बात है, इसे आप पहले आपके ब्रेन में डाल दो। लेकिन इन मसल्स के नाम क्या है, कैसे याद रखेंगे मसल्स, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसे कहते हैं माइंड मैपिंग। आपके माइंड में आप एक मैप क्रिएट करने वाले हो टू अंडरस्टैंड द मसल्स। फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कौन सी मसल्स एंटीरियरली थी। आपको याद है सोआस मेजर, इलियाकस, रेक्टस फीमोरिस, सार्टोरियस, टेंसर फेशिया लाटा सब आगे थे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्लेक्स करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे आप पीछे जाओ, नाउ क्रिएट अ माइंड मैप। पीछे कौन से मसल्स थे, ग्लूटियस मैक्सिमस था, हैमस्ट्रिंग थे, फिर आपके जेमिलाई, ऑब्चुरेटर इंटर्नस, पायरिफॉर्मिस, क्वाड्रेटस फीमोरिस सारे पीछे थे, तो वो एक्सटेंड करेंगे। मीडियली आपको ऑलरेडी मालूम है, आपकी 1, 2, 3 लॉन्गस ब्रेविस मैग्नस, एडक्टर एंड ग्रेसिलिस सारे मीडियली थे, तो ये क्या करेंगे, ये एडक्ट करेंगे। ऊपर से ग्लूटियस, 1 मिनट, ऊपर से ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस आ रहा था ग्रेटर ट्रोकैंटर को पकड़ने, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एबडक्ट होगा। दैट्स हाउ यू क्रिएट लॉजिक एंड माइंड मैप, और इनके बेसिस पे आप मसल्स एक्टिंग एट हिप जॉइंट सीखिए। कोई रैंडम मसल लिखने से मसल्स नहीं आंसर नहीं होता है, यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ लॉजिक टू इट, ओके। सो ये मेरा लॉजिक है कि अगर मसल आगे की तरफ है फ्लेक्स करेगा, याद करो कौन से मसल्स हैं, पीछे की तरफ है एक्सटेंड करेगा, मीडियली है एडक्ट करेगा, लैटरली है एबडक्ट करेगा। अब आता है मैडम मीडियल रोटेशन कौन करेगा, तो याद रखो कि ये ना जो मसल्स आगे की तरफ हैं वो ग्रेटर ट्रोकैंटर को रोटेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, इनका एंगल ऑफ एक्शन आगे की तरफ है, टेंसर फेशिया लाटा, तो ये मीडियली रोटेट कर पाते हैं। वेरेस जो पीछे की तरफ होते हैं इंक्लूडिंग ग्लूटियस मैक्सिमस, पायरिफॉर्मिस, जेमिलाई, ये सारे इनका एंगल ऑफ एक्शन पोस्टीरियरली होता है, तो ये लैटरली रोटेट कर पाते हैं। ठीक है, सो ये माइंड मैप पे आप वापस आइए, इसे रिपीटेडली समझिए, तो आपको ये सारे मसल एक्शन डिस्क्राइब करना बहुत आसान जाएगा। फॉर गॉड सेक आप कभी भी मग मत कीजिए, रट्टा मत कीजिए, कुछ मीनिंग ही नहीं है ये सब रट्टे से समझने का। एनाटॉमी बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसे लॉजिकली सीखिए। तो हमने रिलेशंस भी देखे, मूवमेंट्स भी देखे, मसल्स ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट्स भी देखे। अब हम चलते हैं ब्लड सप्लाई पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके, क्योंकि बहुत बार हिप जॉइंट के प्रॉब्लम्स ही ब्लड सप्लाई से क्रिएट होते हैं। तो आप देखोगे कि ऑब्चुरेटर आर्टरी जो हेड ऑफ फीमर से आती है, ये अपर 1/3 ऑफ हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। आप सोचो ऑब्चुरेटर आर्टरी गई तो आप कितना भी पेशेंट को ट्रीट करो, हेड ऑफ फीमर खुद ही डिजनरेट हो जाएगा, तो आप कैसे ट्रीट कर पाओगे। सो ब्लड सप्लाई बहुत क्रूशियल है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक प्लेक्सस देख रहे हो, मीडियल सर्कमफ्लेक्स एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ग्लूटियल आर्टरीज के साथ मिलके एक प्लेक्सस बना रही है, ओके। इस प्लेक्सस में से आप रेटिनाक्युलर आर्टरीज फीमर के नेक के अलोंग हेड की तरफ जाते हुए देख रहे हो।
दे आर रनिंग अलॉन्ग नेक टुवर्ड्स द हेड एंड ये लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करते। फिर आप सोचो, अगर ये आर्टरीज गए तो हेड ऑफ फीमर तो बचेगा ही नहीं, तो आप ट्रीट क्या करोगे? वो तो एवास्क्यूलर नेक्रोसिस में चला जाएगा। ओके, जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो कोई भी ऑर्गन डिजनरेट करता है। ओके, तो इसके साथ भी वही होने वाला है। तो ब्लड सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिप जॉइंट फ्रैक्चर्स में बहुत बार प्रॉब्लम यही रहती है कि हेड ऑफ फीमर ही डिजनरेट हो जाता है ब्लड सप्लाई ना होने के कारण। ओके, सो अब हमने एक चीज़ समझेंगे। ये डायग्राम देखो, ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है डायग्राम। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एक ऑब्चुरेटर आर्टरी सप्लाई करी हेड ऑफ फीमर को, फिर यहाँ मीडियल सर्कम्फ्लेक्स, लैटरल सर्कम्फ्लेक्स, ग्लूटियल आर्टरी सप्लाई करी नेक ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ फीमर को। एंड यहाँ एक ये रेटिकुलर आर्टरीज है एंड यहाँ ये न्यूट्रिएंट आर्टरी है। तो आप सोचोगे मैम अभी तो यही तो सिखाया आपने, रुको, अब हम इसको फ्रैक्चर करेंगे, फीमर को कट करेंगे। हाँ, तो आपने मुझे बताना है कि कौन से फ्रैक्चर में हीलिंग होने के प्रॉब्लम आने वाले हैं। ये आपको एक सब कैपिटल फ्रैक्चर, एक ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर, ध्यान से देखो कहाँ फ्रैक्चर हो रहा है, और ये है इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। इनमें से कौन से फ्रैक्चर में आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस दिखने वाला है? ऑब्वियसली सब कैपिटल एंड ट्रांस सर्वाइकल, क्योंकि इसमें लोअर हेड ऑफ फीमर का ब्लड सप्लाई रेटिकुलर आर्टरीज कट रही हैं। ट्रांस इंटरथोरैसिक में इंटरट्रोकैंट्रिक में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहता है। ओके, सो दिस इज हाउ ब्लड सप्लाई मैटर्स। इस तरीके से आपको समझ के ही ट्रीट करना है। रैंडम ट्रीटमेंट करने से पेशेंट ठीक होने ही नहीं वाला है। नॉलेज के साथ ही ट्रीट करो। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस कौन से फ्रैक्चर्स में होगा, ये प्रश्न है, एक बार रिवाइज करेंगे। यह है आपकी ऑब्चुरेटर आर्टरी, यह है आपकी मीडियल सर्कम्फ्लेक्स, लैटरल सर्कम्फ्लेक्स, ग्लूटियल आर्टरीज का प्लेक्सस, जो रेटिकुलर आर्टरीज देता है लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ फीमर को। यह है आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी। 3 फ्रैक्चर्स बन सकते हैं, 1, 2, 3 जो आपको दिख रहे हैं, सब कैपिटल, ट्रांस सर्वाइकल, इंटरट्रोकैंट्रिक। सोचो कि कौन से फ्रैक्चर में एवास्कुलर नेक्रोसिस दिखेगा। वो फ्रैक्चर जिससे रेटिकुलर आर्टरीज करती हैं, उससे एवास्कुलर नेक्रोसिस दिखता है। ओके, क्लियर? चलो, सो अगर आपको ये लेक्चर में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। चलो आगे चलते हैं। नर्व सप्लाई, अब कैसे याद रखें मैम, इतने सारे तो नर्व्स होते हैं। समझ लो, एक आगे, एक पीछे, एक मीडियल, एक लैटरल। ठीक है, आगे वाली नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, पीछे वाली सुपीरियर ग्लूटियल, मीडियली एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। आपको ये कुछ चीज़ें ना ऐसे ही लॉजिक लगा के सीखनी पड़ती हैं, हर चीज़ ऐसे ही नहीं आती है। इसके लिए समटाइम्स सम मेमोराइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो अप्लाइड एनाटमी पे चलते हैं कि इस नर्व सप्लाई को जानना ज़रूरी क्यों है। इस नर्व सप्लाई को समझना ज़रूरी क्यों है? देखो, ब्रांचेस ऑफ फीमोरल नर्व जैसे हिप जॉइंट को सप्लाई करती हैं, वही एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई को भी सप्लाई करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कहता है मेरा थाई दुख रहा है, एक्चुअली थाई नहीं दुख रहा है, दुख तो हिप जॉइंट ही रहा है, लेकिन रेफर्ड पेन आ जाता है। सिमिलरली आप देखते हो ऑब्चुरेटर नर्व हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है, नी जॉइंट को भी। पेशेंट कहता है नी जॉइंट दुख रहा है, आप नी जॉइंट एक्सप्लोर करते हो, होता है प्रॉब्लम हिप जॉइंट में, अगेन केस ऑफ रेफर्ड पेन। सो अनलेस यू हैव नॉलेज ना, आप नहीं आगे जा पाते हो। ऑब्वियसली नेक शाफ्ट एंगल होते हैं नॉर्मल 125 डिग्री, फिर वो कम हो जाता है तो उसे कॉक्सा वैरा कहते हैं, बड़ा हो जाता है तो उसे कॉक्सा वैल्गा कहते हैं। दोनों में पेशेंट की मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है। अभी यहाँ देख रहे हो आप कि फीमर एस्टेबुलम में पहले डायग्राम में फिट है, दूसरे में जो भी इंजुरी है उसके कारण ये फीमर एस्टेबुलर लेब्रम की बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और ये पीछे पोस्टीरियरली आ चुका है। ये ना
बहुत बार बच्चों में पाया जाता है। ओके, तो चाइल्ड ना वो लिम्ब एबडक्ट नहीं कर पाता है और आपको ग्लूटियल रीजन एसिमेट्रिकल नज़र आता है। इंजरी आगे से होती है, फीमर का हेड पीछे हिल जाता है। एस्टेबुलम उतना डीप नहीं होता है ना बच्चों में, तो फीमर इज एबल टू क्विकली जंप द एज। ओके, सो इसे ये हो सकता है, ये समझ लेना ज़रूरी है, फिर माइंड डाउट लेता है। ओके, इंटरेस्टिंग। यस, ये पेशेंट आगे जा रहा है, रिक्शा है या जो भी व्हीकल है, ट्री के रोड को झाड़ के साथ जाके टकराता है। ये पूरा जो डैशबोर्ड है ना, ये उसके नी पे जाके हिट कर रहा है। ओके, और जब ये हिट करता है ना, तो ये पूरा का पूरा फीमर पीछे हिलता है। ओके, आगे से हिट करो, जस्ट सोचो आपके फीमर को आगे से कोई ज़ोर से ढकेल रहा है, तो या तो वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में जाता है, या वो फीमर फ्रैक्चर, एस्टेबुलर फ्रैक्चर एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन में जाता है। इन सब को हम डैशबोर्ड इंजुरीज कहते हैं। ओके, सो हमारा ये एक ही नहीं, हमारे और भी डैशबोर्ड इंजुरीज हो सकते हैं। सोचिए कौन से? टेल मी विच आर द अदर डैशबोर्ड इंजुरीज। इसी तरह से फीमर आगे भी डिसलोकेट हो सकता है। इसी तरह से अगर साइड से इंजरी हो तो फीमर एस्टेबुलम के अंदर भी जा सकता है, सेंट्रल डिसलोकेशन। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं इंजुरीज के कारण, एंड हिप जॉइंट डिसलोकेशंस होते हैं। अभी हम लोग एक थोड़ा 2 मिनट सोचेंगे कि हिप जॉइंट इतना डीप होता है ना कि उसे एक्चुअली पैल्पेट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर पता कैसे चले कि अंदर क्या हो रहा है? हर बार आपके पास एक्सरे मशीन और कोई फैंसी दूसरे इन्वेस्टिगेशंस तो होते नहीं हैं। तो यू कैन ड्रॉ व्हाट इज़ कॉल्ड नेल्टन्स लाइन, ये एग्जाम में पूछते हैं आपको। सो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से आप ग्रेटर इस्चियल ट्यूबरोसिटी की तरफ लाइन खींचिए, तो ये आपके ग्रेटर ट्रोकैंटर में से लाइन जाएगी। ओके, सो अगर नहीं गई, या ऊपर से गई या नीचे से गई, तो आपको मालूम है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। 1, इसे कहते हैं ब्रायंट्स लाइन। ओके, तो ब्रायंट्स लाइन क्या होती है? एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से ग्रेटर ट्रोकैंटर तक आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उससे आप वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन, इस लाइन का लेंथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब शेंटन्स लाइन ये यूज़ होती है। ओके, कि आप देखोगे कि फीमर से हिप बोन तक ये एक प्योर राउंडेड कर्वेचर होता है, लेकिन जब फ्रैक्चर होता है ये कर्वेचर टूट जाता है। इस राउंडेड लाइन को शेंटन्स लाइन कहते हैं। एक्सरे में ये क्लियरली नज़र आता है। जब ये स्मूथ होती है तो देयर इज़ नो फ्रैक्चर, जब ये टेढ़ी मेढ़ी होती है तो देयर इज़ फ्रैक्चर। ये आपको ऐसे ही देख के पता ही चल जाता है, शेंटन्स लाइन। बाकी की 2 लाइन्स ही आजकल इतना इन्वेस्टिगेशन है कि इतनी यूज़ होती नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में फिर भी पूछी ज़रूर जाती है, तो आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो हिप जॉइंट स्टेबल रखने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं? आपका तो पूरा वेट ट्रांसमिट होता है ना हिप जॉइंट से, तो बोनी फैक्टर्स, दोनों फिट अच्छे से होते हैं। एस्टेबुलर लेब्रम हेड ऑफ फीमर को पकड़ के रखता है। कैप्सूल फिर इसे रीइंफोर्स करता है। एक्सेसरी लिगामेंट्स जो स्ट्रॉन्ग है, मैंने जो आपको बिजलोज लिगामेंट कहा था, ओके, ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है ह्यूमन बॉडी का। कभी कभी बोन टूट जाता है लेकिन लिगामेंट नहीं टूटता है। ओके, दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। सो ये लिगामेंट्स भी हिप जॉइंट के स्टेबिलिटी में काम आते हैं। एंड फाइनली मसल्स ऑल अराउंड, इतने तो मसल्स हैं, हर व्यक्ति हिप जॉइंट को स्टेबल करने में लगा हुआ है। एग्ज़ाम में आपको कभी कभी ना शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इनके कंपैरिजन पूछा जाता है। तो 2 मिनट हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। एक जॉइंट है जिसमें स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस करके मोबिलिटी ली जाती है, ऑब्वियसली शोल्डर जॉइंट। एंड एक जॉइंट है जिसका मोबिलिटी सैक्रिफाइस करके हम स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, हिप जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट वेरी मोबाइल, हिप जॉइंट लेस मोबाइल।
ग्लिनोइड कैविटी वेरी शैलो, एस्टेबुलर कैविटी वेरी डीप। सो पकड़ ज़्यादा अच्छी है एस्टेबुलर कैविटी की। हेड ऑफ ह्यूमरस बहुत अच्छे से फिट नहीं होता है ग्लिनोइड में, लेकिन हेड ऑफ फीमर बहुत अच्छे से एस्टेबुलम के अंदर जाके फिट होता है। जितना अच्छा फिट उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये आपको लर्न करना है, एग्ज़ाम में वाइवा में पूछा जाता है। इसके साथ मैं एंड करती हूँ मेरा लेक्चर सीरीज़ हिप जॉइंट का, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में आज हमने सीखा रिलेशंस, मूवमेंट्स, मसल्स ब्रिंगिंग मूवमेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी। हिप जॉइंट 1 में जॉइंट का नाम, जॉइंट का क्लासिफिकेशन, बोन्स एंड लिगामेंट्स, ये हमने सीखा। ये सारा है हिप जॉइंट। इसे ध्यान से पढ़िए। ये सिर्फ लाइफ में काम आता है ऐसा नहीं है, ये आपको आज थियरी में भी काम आने वाला है, तो इसे ढंग से पढ़िए। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री, में कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे कॉल करो। मुझे तो बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने में। और इस सब में अगर आपको कुछ सीख मिल रही है और आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए। दैट विल बी इनफ पेमेंट फॉर मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे बहुत मज़ा आया ये लेक्चर लेते हुए। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय टेकिंग दिस क्लास। हिंदी में लेक्चर लेने का मेरे लिए मज़ा ही अलग है। इसी भाषा को बोलते हुए पढ़ी बड़ी हुई हूँ, तो मुझे मेरा खुद का भी कंफर्ट लेवल हिंदी में बहुत है। आई होप यू लाइक्ड इट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।